ये जरूरी नहीं है कि जिसको सोरियासिस हुआ है उसको अर्थराइटिस होगा ही होगा। शरीर में आम बनता है, मंद अग्नि होता है, पाचन ठीक से नहीं होता, ये आम जाके आपके शरीर में आम विष की तरह काम करता है और शरीर में अलग अलग जगह पर जाकर ये विकृति पैदा करता है। आम का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो आपके शरीर में आप जो भी चीज खा रहे हैं वो किसी तरह से प्रॉपर रूप से नहीं पचा है। सोरियासिस जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उनको सोरियासिस जो पैच है वो जॉइंट्स के ऊपर हो जाते हैं, तो उसको बेसिकली बोला गया सोरियाटिक अर्थराइटिस। बट सोरियाटिक अर्थराइटिस के अंदर मोस्ट कॉमनली जो पैच दिखेंगे आपको सभी जॉइंट्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे। जो मौसम बदलता है, स्पेशली जब वर्षा ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु से आपकी शरद ऋतु, सर्दियां शुरू होंगी, इसमें सोरियासिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आयुर्वेद 5000 वर्ष पूर्व मान चुका है कि जो भी रोग आपके शरीर में होते हैं वो बाद में मानसिक रोग में, और जो भी रोग मन में, जो दिमाग में मानसिक रोग होते हैं वो शारीरिक रोग में बदल जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। और आज का हमारा मुद्दा है सोराइसिस और आर्थराइटिस। इन दोनों ही समस्याओं के बीच में क्या संबंध है और ये दोनों ही समस्याएं मिल करके आप पर क्या असर डाल सकती हैं, इसके बारे में आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा होने वाली है। और आप तमाम लोग जिन्हें ये दोनों ही समस्याएं एक साथ में हैं, आपको ये पूरा प्रोग्राम अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको मिलने वाली हैं। अभी हम वृक्षकल्प जो आयुर्वेदा सेंटर है, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अमित वर्मा जी, जिनसे हम इस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप चूंकि इतने सालों से, इतने वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और आयुर्वेदा पे खास तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों को आर्थराइटिस की और साथ में सोराइसिस की दोनों ही समस्याएं हो रही हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है और कितने % लोगों को ये समस्याएं लगातार हो रही हैं, इसके बारे में बताइए सर। तो अर्थराइटिस और सोरियासिस के बारे में सबसे कॉमन फैक्टर जो लोगों के दिमाग में रहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जिसको सोरियासिस हुआ है उसको अर्थराइटिस होगा ही होगा, या जिसको अर्थराइटिस हुआ है उसको सोरियासिस होगा ही होगा। बेसिकली अर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी में कुछ टाइप, जैसे आप रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज है। सोरियासिस के लिए भी सेम बोला जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो आयुर्वेद में आम बात या सोरियासिस जो ऐसी रोग बताए गए हैं, इनके लिए बोला गया है कि जब शरीर में आम बनता है, मंद अग्नि होता है, पाचन ठीक से नहीं होता, ये आम जाके आपके शरीर में आम विष की तरह काम करता है और शरीर में अलग अलग जगह पर जाकर ये विकृति पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये आम है, ये इन्होंने दोषों की, जो दोष की विकृति की है वो आपकी जो है त्वचा में की है, आपके रक्त धातु में की है, आपकी लसिका में की है, तो आपको सोरियासिस हो जाएगा। लेकिन यही दुष्टि अगर इन्होंने जाके अस्थि में की है, संधि में की है, तो आपको अर्थराइटिस हो गया। तो जो इस तरह के अर्थराइटिस है जिसके अंदर आंव बनता है, आपका ऑटोइम्यून सिस्टम, इसी आंव की वजह से ज्यादा जो होता है, जो आम की वजह से रोग होते हैं, उस तरह के अर्थराइटिस और सोरियासिस का एक ही कारण है कि आपके शरीर के अंदर आम बनना। आम का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड चीजें आपके बॉडी में, आम का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो आपके शरीर में आप जो भी चीज खा रहे हैं वो किसी तरह से प्रॉपर रूप से नहीं पचा है, तो उसका वो अंश जो अपच रह गया है, जो शरीर नहीं पचा पा रहा है, उसी को आम की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे सोरियासिस के रोगों को, सोरियासिस जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उनको सोरियासिस जो पैच है वो जॉइंट्स के ऊपर हो जाते हैं, तो उसको बेसिकली बोला गया सोरियाटिक अर्थराइटिस। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे पेशेंटों में ये संभावना रहती है कि इसमें दोनों पैथोलॉजी, दोनों की चिकित्सा करनी पड़ती है। और जैसा मैंने बताया, कोई एग्जांपल, कोई पेशेंट है जो गठिया का रोगी है, उसको बहुत हद तक संभावना होती है कि उसको सोरियासिस हो सकती है। अच्छा। या जो पेशेंट बचपन से बार बार सोरियासिस, बहुत बार हमें मिसकंफ्यूज रहते हैं, डैंड्रफ को लेके घूमते रहते हैं और वो स्कैल्प सोरियासिस होती है, ऐसे पेशेंट को फ्यूचर में गठिया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो ऐसे अर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून से हो रहे हैं, ऐसे होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। डॉक्टर वर्मा, मैं ये तो समझती हूँ कि एक जगह अर्थराइटिस हो गया और दूसरी जगह सोराइसिस हो गया, बट अगर किसी को सोराइसिस है, जॉइंट पर कहीं हुआ, वो अर्थराइटिस तक कैसे कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है? क्योंकि जब सोरियासिस आपका दिन प्रतिदिन, जब वो डीपर टिश्यूज को इफेक्ट करता चला जाएगा, जैसे सोरियासिस बोलते हैं कि आपकी त्वचा का रोग है, आपके रक्त में दुष्टि होगी उसका रोग है, चलो उससे नीचे चला गया आपका अंबु, लसिका, इनका रोग है, जब वो और ज्यादा डीप सीटेड हो जाता है और जाके अस्थि धातु तक पहुंच जाता है, मीन्स क्रोनिसिटी ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस इतना क्रोनिक हो गया है,
इतना गंभीर हो गया है, वो अपने उपद्रव पैदा करने लगा है, और वो इतना गंभीर हो गया है कि वो अब अस्थि धातु को इफेक्ट करने लगा है, तब जाके वो अस्थि धातु इफेक्ट वहां पर आपको जो है अर्थराइटिस को भी उत्पन्न करता है। तो जितनी ज्यादा कोई भी रोग डीपर जाएगा, उसको ठीक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सोरियाटिक अर्थराइटिस, जहां अर्थराइटिस और सोरियासिस दोनों मिल जाते हैं, उसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, अगर ये उस लेवल पे पहुंच चुका है तब बहुत ज्यादा या तो समय लगेगा या इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ? नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड यूज नहीं करूंगा, बिकॉज सोरियासिस कोई ऐसी डिसीज नहीं है, और ये तो कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज ऐसी डिसीज नहीं है जिसको इम्पॉसिबल है ठीक करना। बट पेशेंट को, रोगी को ये चीज समझनी होगी, ऑटोइम्यून डिसीज का जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के अंदर भी एक दिन में नहीं हुआ है, उसको होने में वर्षों लगे हैं। आपने वर्षों तक अपने शरीर की ना सुनकर आपने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज आप ऑटोइम्यून डिसीज में फंस गए हैं। तो उसके लिए आपको प्रयत्न भी उतने ही करने पड़ेंगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे। हाँ, एफर्ट आपके अगर 100% रहेंगे तो आप उससे जल्दी निकल भी सकते हैं। बिल्कुल। इन दोनों में से, यानी अर्थराइटिस में से और सोराइसिस में से, दोनों में से सबसे पहले शुरू क्या प्रॉब्लम होती है? दोनों बिल्कुल अलग चीज है, दोनों बिल्कुल अपनी अपनी पैथोलॉजी लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जैसे पहला क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि सोरियासिस हुआ तो उसको अर्थराइटिस होगा ही होगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग है। एक आपका जॉइंट्स का, संधियों का, अस्थियों का रोग है, एक आपका स्किन की डिसीज है। लेकिन किसी किसी केस के अंदर जो है ये दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि सोरियासिस है तो अर्थराइटिस हो गई। तो दोनों अलग पैथोलॉजी, दोनों के अलग निदान है, दोनों की अलग संप्राप्ति है, दोनों के अलग के कारण है, दोनों की पूरी पैथोलॉजी अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये है, ये पहले होगा, ये पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सोरियासिस का जो सिम्टम्स होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, वो पूरी तरीके से अलग होते हैं। अलग है, अर्थराइटिस के बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर ये दोनों ही कंबाइन हो रहा है तब कौन से वार्निंग साइंस दिखते हैं? नॉर्मली मैंने बताया सबसे पहले मोस्ट कॉमन इसके अंदर दिखता है कि जो सोरियासिस के पैच होते हैं मोस्ट कॉमनली आपके सारे जॉइंट्स के ऊपर पाए जाते हैं। नॉर्मली आप सोरियासिस देखेंगे किसी को हाथ पे भी है, पैरों पर भी है, कहीं भी पैच, उंगलियों पे पैच निकलाएंगे। बट सोरियाटिक अर्थराइटिस के अंदर मोस्ट कॉमनली जो पैच दिखेंगे आपको सभी जॉइंट्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे। और जॉइंट्स पे जो पैच दिख रहे हैं और साथ में सोरियासिस के लक्षण है और साथ में जॉइंट अर्थराइटिस के लक्षण भी है, तो वो केस सोरियाटिक अर्थराइटिस का होता है, जहां पर अर्थराइटिस सोरियासिस दोनों आपको हो रहे हैं। क्या नेल्स भी मैटर करते हैं? नेल कैसे कलर के हैं, क्या वो बार बार टूट रहे हैं या कलर उनका चेंज हो रहा है, उससे भी कोई लेना देना होता है? आयुर्वेद के अंदर बहुत तरह के परीक्षा के माध्यम बताए गए हैं, अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा, और इवन दो आज की मॉडर्न साइंस के अंदर भी सब तरह के पैरामीटर बताए गए हैं कि आपको नेल्स की क्लबिंग चेक करनी चाहिए, नेल्स की शेप चेक करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको एनीमिया होता है, एनीमिया में बोलते हैं ब्रिटल नेल्स, नेल्स के एजेस टूटने लगते हैं, या आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तब आपके नाखून जो है, नाखून के किनारे टूटने, नाखून ब्रेक होने लगते हैं, बहुत जल्दी आपके नेल्स टूट जाते हैं। आपको कैल्शियम की कमी है, जो इसमें नेल्स में व्हाइट लाइनिंग्स आ रही हैं, आपको सांस की प्रॉब्लम है, नेल की जो शेप चेंज हो जाती है, अर्थराइटिस में नेल की शेप चेंज हो जाती है। तो आपकी बॉडी में जो भी पार्ट है वो हर एक पार्ट एक चीज को दर्शाता है, जिसको एग्जामिन करके हम चीजों को पता कर सकते हैं। इसी तरह नेल से भी हम बहुत सारी चीजों को पता करते हैं। सोरियासिस में भी नेल इफेक्ट होते हैं, नेल बेड इफेक्ट हो जाता है, अर्थराइटिस में भी नेल्स में इफेक्ट आता है। तो नेल्स को एग्जामिन करके भी बहुत चीजों को पता कर सकते हैं। ओके। और आज की डेट में चूँकि मौसम बहुत तेज़ी से भी बदल रहा है, साथ में मेंटल स्ट्रेस भी है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्क में बहुत ज़्यादातर लोग हैं, तो क्या इससे भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, सोराइसिस की भी और अर्थराइटिस की भी? यहाँ हम दो अलग अलग फैक्टर पे बात करेंगे। एक आपने बात की है मानसिक तनाव की, और एक आपने बात की है बदलते हुए मौसम की। ठीक है, तो जो भी आपकी ऑटोइम्यून डिसीज की बात करते हैं और आयुर्वेद की बात करते हैं, कोई भी जो रोग जैसे सोरियासिस या अर्थराइटिस है, इसमें बहुत तरह के अर्थराइटिस ऐसे हैं और सोरियासिस भी ऐसा है कि जो मौसम बदलता है, स्पेशली जब वर्षा ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु से आपकी शरद ऋतु, सर्दियां शुरू होंगी, इसमें सोरियासिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपके फ्लेक्स, आपकी ड्राई स्किन, आपके लक्षण बढ़ने लगेंगे, क्योंकि दो कारण है। एक तो वर्षा ऋतु जब शुरू होगी तो आपके स्किन जो है, आपकी स्किन के अंदर क्लेद उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, जो क्लेद एक तरह का कहूंगा कि जैसे आपके कहते हैं ना कपड़े नहीं सूखे, कपड़ों में ह्यूमिडिटी रह जाती है, ऐसा एक क्लेद आपके शरीर में, एक स्किन में उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन डिसीज के लक्षण बढ़ने लगते हैं। सेकंड चीज, जैसे शरद ऋतु में आएंगे तो आपके शरीर में पित्त बढ़ने लगता है, और पित्त का मतलब ही स्किन डिसीज है। पित्त बढ़ने लगता है, स्किन डिसीज एकदम से एग्रीवेट हो जाती है। दूसरा, आपने बात की मानसिक तनाव की,
लोग आज इस बात को मान रहे हैं, आयुर्वेद 5000 वर्ष पूर्व मान चुका है कि जो भी रोग आपके शरीर में होते हैं वो बाद में मानसिक रोग में, और जो भी रोग मन में, जो दिमाग में मानसिक रोग होते हैं वो शारीरिक रोग में बदल जाते हैं। मीन्स ईच एंड एवरी डिसीज हैपन इन योर बॉडी इज साइकोसोमेटिक इन नेचर। तो मानसिक तनाव का रोल आपकी बीमारी के अंदर नहीं है, ये बात बिल्कुल भी मीन्स ये बात आपको, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि मानसिक तनाव आपकी बीमारी में कारण नहीं है। मानसिक तनाव अगर आपके जीवन में है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बीमारी बढ़ाएगा। और ऑटो इम्यून डिसीज के लिए मैं स्पेशली एक बात बोलता हूं कि ऑटो इम्यून डिसीज के लिए मानसिक तनाव एक बिल्कुल ट्रेनर गन की तरह है, जो दिन प्रतिदिन आपको उस बीमारी के डेप्थ में धकेलता चला जाएगा। तो इसलिए जब भी मेरे पास सोरियासिस का पेशेंट आता है तो मेरा पहला काम उसको दवाई देना कभी नहीं है, कंसल्ट करना। मैं पहले उनको समझाता हूं कि जो फियर डेफिनेटली सोचिए कि सोरियासिस की पैच हो गई है, सर पे हैं, बाल झड़ रहे हैं, हाथ पे हैं, कितना डिस्कम्फर्ट है, सोशल गैदरिंग में बैठना, लोगों से मिलना, दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा। और वो ट्रॉमा क्या है कि आज भी सोरियासिस पैच देते हैं बहुत सारे लोग, अभी तो बहुत एजुकेशन हो गई, बोल पहले तो छुआछूत बैठना ही नहीं पास में, तो वो ट्रॉमा, और ये ट्रॉमा बाहर से भी नहीं, अपने घर की फैमिली मेंबर से भी, बिल्कुल आप कभी कहा मतलब कभी कभी तो घर में सुन बोलते बच्चों को थोड़ा देखना कहीं हुआ कहीं कभी ना कभी दिल से निकल जाता है। तो वो ट्रॉमा और वो मानसिक तनाव के साथ इस सोरियासिस से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले इस मानसिक तनाव को दूर करना है। और इसलिए मैं, आपने मुझसे पूछा कि सोरियासिस इम्पॉसिबल वर्ड कहीं नहीं है उसके लिए, इट्स एबल टू ट्रीट बट डिफिकल्ट टू ट्रीट इन सम केसेस, डिपेंड कितना पुराना है। कोई मेरे पास 6 महीने पहले आया तो मैं नहीं कहूँगा डिफिकल्ट टू ट्रीट। अब कोई मेरे पास 6 महीने आया पहले आया, 2 महीने पहले आया, बट उसके निदान इतने सारे हैं, कारण इतने सारे हैं, उसका लाइफस्टाइल इतना पुअर है, तो मैं कहूँगा डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो इट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। ये नहीं है आपको कितने एरिया पे है, कितना पुराना है, बहुत सारी, आपका निदान क्या है, आपके कारण क्या है, संप्राप्ति क्या है, दोष की दृष्टि कैसी है, धातु की दृष्टि कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी सोरियासिस ठीक होगी, कितने दिन में होगी, कैसे होगी, कितने एफर्ट से होगी। डॉक्टर अमित, आज का लाइफस्टाइल इस तरीके से है कि पीपल आर स्मोकिंग। वो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग चलने लगी है। चाय पीना इज़ वन ऑफ द थिंग्स इसमें ही आता है। क्या इन सभी चीज़ों से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है आपके आर्थराइटिस? ये क्वेश्चन आपने उससे बहुत अच्छा पूछा है। बहुत लोग जब बीमार हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आएंगे। जब आते हैं तो वो एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि, या वो पूछेंगे, रिलेटिव पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये वो क्यों? बिकॉज आज के टाइम में हमने एक दिमाग में डाल लिया कि हाँ ये सब जो है इसी वजह से हुआ है। तो देयर आर 2 थिंग्स। एक होता है कि मुख्य निदान, कि ये इस बीमारी का मुख्य निदान है, इसी वजह से ये चीज होती है। और एक होते हैं सहायक निदान, कि जिसके पास ये निदान है उसको ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो। तो सोरियासिस की बात करूं, आर्थराइटिस की बात करूं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इस तरह के जो आहार हैं, बेसिकली ये आपके शरीर में वात पित्त की दृष्टि कर रहे हैं, रक्त की दृष्टि कर रहे हैं। तो ये आपकी डिसीज के अंदर सहायक निदान मोस्ट कॉमनली होते हैं। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा व्यभिचार कर रहे हैं, बस यही बहुत कुछ है, तो आपकी बॉडी, शरीर बीमारी में ये मुख्य निदान भी हो सकता है। तो ये रूल आउट कैसे होता है? जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, हम हर फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं। कोई निदान भी अगर आ गया है तो हम उस निदान को इवेल्युएट करेंगे। अब निदान को जो इवेल्युएट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस निदान का कितना रोल है इसकी लाइफ के अंदर, इस निदान से कितने हुए, इसको डिसीज कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, उस टाइम में निदान कितना पावरफुल था। बहुत सारी चीजों को इवेल्युएट करते हैं, बहुत सारी चीजों की सहायता लेते हैं, नाड़ी की, जीभ की परीक्षा की, उसे क्वेश्चन, दर्शन, प्रश्न, स्पर्श, बहुत तरह की परीक्षा करती है। स्किन के लिए बहुत से जो डिपेंड करता है कि वो जो कारण है उसका सहायक निदान है या उसका मुख्य निदान है। ओके, मतलब ये सारी चीजें डायग्नोस करनी पड़ती हैं आपको पहले। कोई भी व्यक्ति जो आपके पास सोराइसिस कम आर्थराइटिस लेकर के आया है, सोराइटिक आर्थराइटिस लेकर आया है, क्या उसके आने वाली पीढ़ी को भी, यानी कि फीमेल अगर है, फीमेल को इशू है, तो क्या उसके बच्चों को भी ये ट्रांसफर हो सकता है? ये जेनेटिक होता है? देखो, इसके लिए भी एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। कहने को एक सिंपल वर्ड है कि हेरिडिटरी और कंजेनाइटल, राइट, बट सुनने में वर्ड भी जैसे लोग एक ही समझते हैं, अपनी भी परसेप्शन है। मे बी फर्दर स्टडीज बहुत हो रही हैं इसके ऊपर। हेरिडिटरी और जेनेटिक में थोड़ा डिफरेंस समझता हूँ। जेनेटिक वो है जो आपके जेनेटिक कोड के अंदर इम्प्लांट होगी है, वो आने वाली जनरेशन में होगी,
दैट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स कि लड़का होगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, लड़की होगी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो। दूसरा होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है कि ये आपके कुल में चलती आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है। क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। मे बी फॉर एग्जाम्पल अब कोई फैमिली है, उनको इसके बच्चे को अस्थमा है, वो कह रहा है सर मेरे दादा को भी था, पापा को था, सबको था। और जब उनके कुल में गया देखा सभी एक तरह का काम करते आ रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, कोयले के खदान में काम कर रहे हैं, ऐसे एरिया में जहाँ डस्ट एक्सपोज होती है। तो हेरिडिटरी में क्या होता है, आपके अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इट कंप्लीट डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल कि वो जिंदगी में आपके उखड़ेगी या नहीं उखड़ेगी, वो डिसीज कभी निकल के बाहर आएगी या नहीं आएगी। okay. जैसे डायबिटीज है, अब किसी को डायबिटीज कहते हैं पापा को है, मम्मी को, मुझे तो होगी नो, इट्स नॉट 100% श्योर कि आपकी होगी। यस, एक नॉर्मल इंसानी कंपैरिजन में अगर आप मुझसे कंपेयर करें उसको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप ज्यादा प्रोन हैं कि आपको प्रोन है। बट आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो देयर इज नो चांस कि आपको डायबिटीज होगी। और इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। थायराइड के लिए लोग बोल देते हैं, सोरियासिस के लिए बोल देते हैं, अर्थराइटिस के लिए बोल देते हैं कि पापा को भी घुटने में दर्द था, मेरे भी हो गया। क्या आपने ये नोट किया कि आपके लाइफस्टाइल के उन जैसा था? क्या आपने क्या गलतियां की? हमने 1 मिनट में अपना बोझ उतार के डाल दिया। That's a good point, right? हमने कहीं भी ये इवेलुएट नहीं किया कि मैंने क्या गलती की है कि मुझे अर्थराइटिस हुआ। लोग अपने पूर्वजों पे डाल देते हैं कि 1 मिनट में कि उनको था, मुझे हो गया। ये नहीं सोचा कि आपने क्या किया। आपने अपने 10 साल इवेलुएट करके देखो, क्या आपने कोई ऐसा निदान किया जिससे आपको अर्थराइटिस हो सकता है? आपकी निदान की लिस्ट इतनी लंबी है कि हमने सारे फैक्टर किए, वो उसकी इवैल्यूएशन कहीं भी नहीं है। लेकिन जब हम एलोपैथ की बात करते हैं तो दे गिव मेडिसिन, वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे चलता रहे, आपका लाइफ ऐसे ही चलेगा, मेडिसिन लेने के बाद चलेगा। क्या आयुर्वेद में इसका 100% सॉल्यूशन है, और अगर है तो वो कैसे होता है? तो आयुर्वेद के अंदर सिंपल सा एक फैक्टर है, और एक बात को क्लियर समझ लीजिए कि किसी भी डिसीज की संप्राप्ति या उसकी पैथोफिजियोलॉजी को कोई नहीं बदल सकता, नहीं चेंज कर सकता। आप उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं, आपकी आउटकम बदल सकती है। तो आयुर्वेद का जो वे ऑफ अप्रोचिंग है उस डिसीज के लिए, कि आयुर्वेद कहीं भी आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं कर रहा। मैं कहीं भी नहीं ऐसी मेडिसिन दे रहा कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देता हूं, रिएक्शन ही नहीं होगी। मैं कहता हूं मैं आपके शरीर के ओज को, आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा बनाऊंगा कि वो इस रिएक्शन को रोकेगा। अब इस रिएक्शन को रोकेगा, आप सिंपल समझिए, ऑटो इम्यून है क्या? आपके शरीर में कुछ ऐसा एंट्री किया है जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, और जब आपके घर में कोई अननोन एंटर करे, आप क्या करोगे? और कहीं उनको मारने के चक्कर में आपके घर वालों को चोट लग सकती है। सेम इज सोरियासिस। कुछ अननोन आपकी बॉडी में एंटर किया, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स ट्रिगर किया, उसको बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी स्पीड से अंदर आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, वो आपकी बॉडी पार्ट में छुप गए हैं, अलग अलग जगह अपना इंपैक्ट करके बैठ गए हैं। उस चक्कर में उनके साथ साथ आपकी बॉडी मर रही है। यही ऑटोइम्यून डिसीज है। तो आयुर्वेद इस ऑटोइम्यून को, चाहे वो सोरियासिस हो जाए, कल रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए, एंकुलाइन स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज हो जाए, उसको सिंपल से एक एक्सपर्ट से देखता है कि हमें इस जो अननोन बॉडी के अंदर आ रहा है इसकी एंट्री को रोकना है। सेकंड, जो एंटर कर गए हैं उनको बाहर कैसे करना है। थर्ड, जो उन्होंने तोड़-फोड़ की है उसको रिपेयर कैसे करना है। सेम आपके घर में जब कहीं भी आपको सीलन आती है, आप क्या करते हैं? सीलन ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसका सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? उसका जो मेन इशू है कहाँ है, तो जो आया उसको बाहर करो। निकालना है, बिल्कुल। फिर क्या करते हो? जो आगे ऑलरेडी उसका डैमेज, जो आगे बैठ गया है उसको भी बाहर करो, खुरस दो सब। फिर क्या करते हो? उसको पूरा पुट्टी करते हो, पेंट करते हो। 3 चीज करते हो। तो मैं बोलता हूँ जो बाहर प्रकृति में हो रहा है वो सारा आपके शरीर के अंदर भी सेम चीज होती है। आपको बॉडी को भी ऐसे रिपेयर करना है, आपको 3 स्टेप में करना है, और हम 3 स्टेप में ही करते हैं। यही आयुर्वेद सिद्धांत है कि प्रकृति और पुरुष सेम है। क्या अप्रोचेस अपनाए जाते हैं? तो हम आयुर्वेद के अंदर सिंपल सी चीज है। सबसे पहली आती है निदान परिवर्जन। सबसे पहली चिकित्सा है निदान परिवर्जन। निदान को ही हटा दो। जैसे सीलन में हमने क्या किया, पीछे से सीलन को हटा दो, निदान हटा दो। अब हर तरह पेशेंट आएगा, कोई 70% छोड़ेगा निदान, कोई 50 छोड़ेगा, कोई 80 छोड़ेगा। अगेन इट विल डिसाइड कि कितनी जल्दी ठीक होगा। सेकंड फैक्टर आता है निदान परिवर्जन के बाद, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं चिकित्सा करने के।
या तो आप शमन चिकित्सा कर लो या शोधन कर लो। शमन चिकित्सा, मैं दवाइयां दूंगा, मुझे लगता है बीमारी कम है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा इफेक्ट बॉडी पे है, मैं कहूंगा कि इनको शमन चिकित्सा शुरू कर दो, मेडिसिन दो, मेडिसिन से हीलिंग शुरू कर दो। जहां मुझे लगेगा बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है और बीमारी बार बार रिपीटेड एपिसोड दे रही है, दवाइयां खाने से भी आराम नहीं आ रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुका, रिलीफ नहीं आ रहा है, इट मीन्स बीमारी बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन नेचर है, बहुत ज्यादा डीपर टिश्यूज के अंदर है, उसकी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, वहां मैं कहूंगा शोधन चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा करो। क्यों? पंचकर्म चिकित्सा का सिंपल सा उद्देश्य है कि जो रोग बार बार आपके शरीर में आ रहे हो, अगर उन रोगों को जड़ से निकालना हो तो पंचकर्मा इज द वन। जिस तरह से पेड़ को अगर जड़ से निकाल दिया जाए तो दोबारा नहीं उगता, उसी तरह पंचकर्मा द्वारा उखाड़े गए रोग शरीर में दोबारा नहीं उगते हैं। बट एक चीज और कही जाती है कि आयुर्वेदा इज स्लो, बिकॉज मैं जहां भी बात करती हूँ मैं इसका जवाब भी दूंगा। पंचकर्म के लिए बताता हूँ। जैसे अब आपके घर के बाहर एक पानी का गड्ढा हो गया, खाली गड्ढा, छोटा है, एक इतना बड़ा गड्ढा है, इसमें इतना पानी है, आप क्या करोगे? मिट्टी डाल दोगे तो क्या होगा? पानी सूख जाएगा, बिल्कुल, और ठीक हो जाएगा। अब इतने बड़े गड्ढे में अगर मिट्टी डाल दी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई बाइक वाला आएगा उखाड़ के चला जाएगा, निदान आया उखाड़ के चला गया। अब बड़े गड्ढे में अगर मैं एक रूप पहले पानी निकालूं, गड्ढा सूख जाए, फिर मिट्टी लगाऊं, उसको करूं, दबा दूं, अब ट्रक भी आएगा तब भी नहीं उखड़ेगा। तो यही पंचकर्मा करता है, ठीक है। और रही आपके बात इस क्वेश्चन की कि आयुर्वेदा स्लो काम करता है, अगेन इट डिपेंड। मैंने पहले एक जवाब दिया था कि कोई डॉक्टर डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी को नहीं बदल सकता, ट्रीटमेंट अप्रोच से उसके रिजल्ट को बदल सकता है। अब अगेन इट डिपेंड मेरे पास पेशेंट कब आया है। अच्छा, क्या वो हर जगह सोरियासिस का पेशेंट मेरे पास अगर आज हुआ, पैच 2 महीने में आ जाए, मैं क्यों उसको साल लगाऊंगा? अब मेरे पास आई रहे 10 साल सब जगह दवाई करके सब कुछ हार के किस रब नहीं हो रहा, अब आप कर दो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इस ऑल डिपेंड ऑन डिसीज। अब मेरे पास कुछ जुकाम के लिए ऐसा ना 3 दिन बाद जुकाम हो गया, अब उसको ये थोड़ी को 3 महीने की दवाई देता हूँ, 3 महीने दवाई खाओ फिर आना, नहीं कहूंगा उसको। मैं क्या कहूंगा? 1 वीक की दवाई खाओ आओ, सेम इन अदर साइंसेस, कोल्ड कफ हुआ 1 वीक की दवाई लो ठीक हो जाओगे। तो इट ऑल डिपेंड ऑन डिसीज। मेरे पास फीवर के पेशेंट आते हैं, अब इतना ट्रेंड, इतनी चीज चेंज हो गई, अब लोग फीवर के लिए डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, सर बुखार है ना कोरोना के बाद से, बुखार है, वायरल हो गया सर, मुझे एंटीबायोटिक नहीं खानी, आओ 7 डेज की मेडिसिन हो ठीक। मैं शेयर करते हुए बिल्कुल खुश हूं कि मेरे यहाँ का स्टाफ भी 90% टाइम से जब उनको प्रॉब्लम होती है दे ट्राई विद द मेडिसिन, दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ एलोपैथी, ठीक हो जाती है। और डेफिनेटली मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना एलोपैथी से ना होम्योपैथी किसी से। अगर लगता है पेशेंट की कंडीशन खराब है एंड दे नीड इमरजेंसी मेडिकेशन, को जरूरत है, आई रेफर देम, आप लीजिए, जाओ डॉक्टर दिखाओ, तो कोई लड़ाई थोड़ी है। हमें समझना है कि हमारा दायरा क्या है, हमें समझना है हम कहाँ तक उस चीज को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि डिसीज किस स्टेज में आई है, पेशेंट कैसा है, तो रिजल्ट कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस हो या पेशेंट नहीं करा रहा है ट्रीटमेंट, तो उसे किस कंडीशन तक पहुंच जाएगा? मैनेजमेंट, पैलेटिव मैनेजमेंट। आप आते रहिए, आराम आएगा, दवाई खाते रहिए, कभी बढ़ेगा कभी कम हो जाएगा, कभी आप दवाई छोड़ देंगे कभी फिर आएंगे, चलता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ डिसीज के लिए आपको एक लगातार कंटिन्यू बैटल लड़ना पड़ता है। आप उसको एक दिन में नहीं हरा सकते और ना उसको 1 महीने में हरा सकते, कभी आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है। पेशेंट्स हैं हर तरह का, लाइक मेरी एक्सपीरियंस बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि अगर मैं बात करूँ 70 पेशेंट को जब 70-80% रिलीफ आ जाता है ना, देन उसके बाद वो सोचने लगता है ठीक है अब क्या होगा, कैसे करना है, हो जाएगा, वो कहते हैं थोड़ा लूज हो जाता है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड ऑन दैट कि डेफिनेटली डॉक्टर के एफर्ट भी मैटर करते हैं। कई बार क्या होता है डॉक्टर भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट भी बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा है, मेडिसिन भी बेस्ट लगी है, बट पेशेंट की बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता। तो चैलेंजेस आते हैं, इसकी कोई ये बना बना प्री प्लान्ड वो नहीं है चार्ट। व्हेन वी डू ट्रीटमेंट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। अभी मैं रिसेंटली बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट आया था एक कुष्ठ का, जैसे आप सोरियासिस की बात कर रहे हैं, ऐसे तरह एक कुष्ठ होता है, मींस पूरी बॉडी की स्किन लाइक हेड टू टो सिमिलर सेम टाइप की स्केलिंग लाइक फिश स्केल, जैसे फिश की होती है, सेम टाइप ऑफ लीजन, बिल्कुल हेड टू टो पूरी स्किन ऐसी, एंड फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स। एंड अब सबसे बड़ी बात, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो सारे धूप में रहने का है। अब ऐसी स्किन वाले पेशेंट को जिसको शरीर में जलन हो रही है,
खुजली हो रही है धूप में और धूप में ही रह के नौकरी करनी है, एंड कंडीशन ऐसी है वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। एंड लकीली आई थिंक 2 और 3 मंथ्स बैक वो मेरे पास आई, वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट। मैंने क्लियर बोला कि फर्स्ट टारगेट टू रिमूव दिस होल स्किन। मुझे कैसे पॉसिबल है, मैंने इतना कुछ लगाया, मैं जस्ट वेट। वही 3 कंसेंट अप्लाई किए, निदान अंदर से उस प्रॉपर्टी तरफ खोजना शुरू किया उसको। वी डिड पंचकर्मा फॉर 20 days, पूरा उनका विरेचन चिकित्सा की, रक्त मोक्षण किया, सब किया। एंड यू कांट बिलीव आफ्टर 1 month जब उनसे मिला, स्किन पे एक सिंगल पॉइंट का लीजन नहीं था, नॉट ए 1 millimeter, पूरी स्किन क्लियर। और उसके बाद अभी तक रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक कोई दोबारा लीजन नहीं आया है। यस, स्किन डेफिनेटली भी रेड है, हीट से इरिटेशन 10% भी नहीं बची है, सब कुछ चल रहा है। तो डिपेंड, क्या बताओ इसको स्लो कहूंगा फास्ट कहूंगा। 23 साल नो रिलीफ, 3 महीने में ये रिलीफ, कौन सा फास्ट है? 23 साल में सब कुछ ट्राई किया, एलोपैथी जो भी किया, सब कुछ ट्राई किया होगा उन्होंने ऑब्वियसली। अब कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो दूर हैं, तो वो फोन पे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल कि आपकी टीम से बात हो? ऐसे पेशेंट्स के लिए भी मोस्ट वेलकम है, आराम से होता है। उन पेशेंट्स को मैं साफ मना करता हूँ जो फोन करके कहते हैं सर दवाई बता दो, बिकॉज काउंटर मेडिकेशंस, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद, होम्योपैथी हो, इज नेवर बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए फायदेमंद कभी होगी ही नहीं, आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। मैंने इतनी सारी बात है कि एक पेशेंट को एनालाइज करने के लिए हमें 20 मिनट कम से कम चाहिए होते हैं। उसकी स्टार्टिंग की हिस्ट्री से लेके लास्ट तक वो डिसीज कैसे हुई और कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उसकी प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, उसकी 10 परीक्षा, 8 परीक्षा, उसके निदान, डाइट, लाइफस्टाइल, सब कुछ एनालाइज करके उसके बाद हम मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। और जो लोग बहुत बार आपको मिलेंगे, आपको भी कोई बैठा हुआ पास में भी बोल रहा होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो गर्म होती है, ये गर्म वाले वही हैं जो बिना पूछे मेडिसिन खाते हैं। आपको पहले कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ और है कि आपने कहा कि पंचकर्मा करने से जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। क्या आपने अपने पुराने जो भी हिस्ट्री है पेशेंट्स की, क्या भी आपने उनसे बात की है जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया? क्या वो आज पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं है? मैं आप बात कर अभी 2 बीमारियों की बात कर रहे हैं, एक सोरियासिस की, अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस में मोर देन 5000 लोगों की सर्जरी रोक चुका हूँ, जो अपनी लाइफ में आज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, वेल मैनेज्ड हैं, मे बी ऑन सिंगल मेडिकेशन और मे बी नो मेडिकेशन, एक्सरसाइज, योगा से अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हैं। ऑटोइम्यून डिसीज में 1000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक कर चुका हूँ, चाहे वो सोरियासिस हो आपका, चाहे एंकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, नो इश्यूज एट ऑल, बिल्कुल क्लीन जिंदगी, बिल्कुल साफ हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। और पंचकर्मा में एक डाउट और दूर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पंचकर्मा कराया था, 50% आराम आया, फिर नहीं आया। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक ही बार पंचकर्मा किया तो खत्म नहीं। मैं फिर बताऊं, डिसीज किस लेवल पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पंचकर्मा भी रिपीटेड करना पड़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मे भी जैसे मेरे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत क्रोनिक डिसीज थी, तो उनकी सब मेडिकेशन बंद है, बट आई सजेस्टेड देम कि जब भी आपका वो ये सर्दियों सीजन आएगा, उससे पहले आपको 15 दिन का पंचकर्मा करना ही करना है, एवरी ईयर, नो मेडिसिन। पूरे साल कोई दवाई नहीं खाते। अच्छा। लेकिन सर्दियां आने से पहले उनको पित्त दोष की शांति के लिए, पित्त की चिकित्सा के लिए एक विरेचन चिकित्सा कराते हैं पूरा काल। या जिन किसी को सोरियासिस होता है बहुत ज्यादा, थोड़ा वेट वाला या डिस्चार्ज वाला होता है, कफ प्रधान जिसको बोलते हैं, तो उनको हम बसंत ऋतु में बुलाते हैं कि आप वमन के लिए आइए एवरी ईयर, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। तो इट डिपेंड ऑन डिसीज कि हम उसके लिए क्या प्रोग्नोसिस में उनको गाइडलाइन दे के भेजते हैं कि आपकी गाइडलाइंस क्या है प्रोग्नोसिस के लिए, आपको क्या फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित जी फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और आपका कोई सजेशन होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? तो मेरे आपके जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मेरे सिंपल कुछ सजेशंस हैं, या टिप्स लगा लो, या मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस लगा लो जो इतने पेशेंटों से मैंने बात की है। सबसे पहली बात आपके लिए कहना चाहूंगा कि कोई भी रोग छोटा नहीं होता और कोई भी रोग बड़ा नहीं होता। ये आप पर निर्भर है कि आप उस रोग को किस स्थिति में लेके जाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि किसी भी रोग के लिए सभी तरह की चिकित्सा करनी जरूरी होती है। आपको निदान परिवर्जन भी करना है, औषधि की कल्पना भी करनी पड़ती है, पंचकर्म की कल्पना भी करनी, शोधन चिकित्सा भी करनी पड़ती है। आपको दैवीय पाशा चिकित्सा, अपने देवी देवता जो भी हैं, आपके भगवान हैं, उनकी आराधना भी करना बनता है। आपको जो है
सत्वाद चिकित्सा आपको अपने जीवन में हवन, मंत्र, उच्चारण सब पर भी ध्यान जरूर लगाना चाहिए, बिकॉज आयुर्वेद इन तीनों चिकित्साओं पर बिलीव करता है, इसको साथ में करना चाहिए। तीसरी चीज आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप किसी भी तरह के रोग के लिए काउंटर मेडिकेशन को स्टॉप कीजिए, बिकॉज आपके पास ज्ञान होगा, मानता हूं लोगों ने दिया होगा, बट फिर भी एक डॉक्टर आपकी बीमारी को बेहतर समझ सकता है। शायद उसको दी हुई 500-1000 रुपए फीस आपके खुद पर किए एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो अपने शरीर से खिलवाड़ करके कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसका पे ऑफ आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन बेटर, ठीक है, आप अपने डॉक्टर पर जब भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कि अगर आप उन्हें ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो जस्ट ट्रस्ट देम, जस्ट ट्रस्ट द पाथ ऑफ हीलिंग, क्योंकि हीलिंग कोई जादू नहीं है, हीलिंग एक जर्नी है। एंड लास्ट आई एम क्लोजिंग माई टॉक कि हेल्थ इज नॉट ए टास्क। लोगों ने इसको टास्क बना लिया है कि मैं इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, इतने दिन में। हेल्थ एक जर्नी है जिसको आपको डेली जीना है। डेली जिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, टास्क बनाएंगे तो हार जाएंगे। जिंदगी से हारेंगे या हेल्थ से हारेंगे वो आपको पता है। Very well said. Thank you so much, Dr. Verma. So this was all about the problem. और आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे प्रॉब्लम को लेकर, या आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बहुत लंबे सालों से और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर इलाज लें इसका। और सारी चीज़ें आपके विवेक पर निर्भर करती हैं, आप किस तरीके से अपने हेल्थ को देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हैं। बहरहाल कोई सवाल हो आपका, कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।